न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं हम आज की शाम की खबरों की ओर। तुर्की को भारी पड़ी पाकिस्तान की दोस्ती। सऊदी अरब में ट्रंप ने फिर से लिया भारत पाक सीज़फायर का क्रेडिट। अमेरिका ने शांति का रास्ता चुनने के लिए भारत और पाकिस्तान की सराहना की। तो खबरें विस्तार से। तुर्की को भारी पड़ी पाकिस्तान की दोस्ती। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर अब कूटनीतिक तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर देश के व्यापारी वर्ग और आम जनता के फैसलों में भी साफ दिखाई दे रहा है। दोनों में तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अब इसका असर भारत के लोगों में दिख रहा है। पूरे देश में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्कियों से आयातित सेब बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्थानीय बाजारों में अब तुर्कियों के सेब मिलना बंद हो गया है। वहीं ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। हर पुणे के फल बाजार में बिकने वाले सेबों में तुर्की के सेबों की कीमत करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया। पुणे की कृषि उपज बाजार समिति बाजार में सेब व्यापारी सहयोग जेंडे ने कहा है कि तुर्की से सेब आना पूरी तरह से बंद हो गया है। अब हम उत्तराखंड, हिमाचल, ईरान और अन्य स्रोतों से सेब मंगवा रहे हैं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर और सरकार के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। वहीं एक अन्य फल व्यापारी ने कहा है कि तुर्कियों के सेब की मांग में लगभग 50% की गिरावट आई है और ग्राहक अब खुलकर इन सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। कपिल सुराना, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। टर्की के से भारत के अंदर बहुत ही विभिन्न कलर के माल आते हैं। बेज कलर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलर है, ट्रेवर्टाइन के अंदर भी आता है, वाइट कलर का माल भी आता है। तो आप देखेंगे टर्की से एक वाइड रेंज का माल हिंदुस्तान के अंदर आता है जिसकी अनुमानित लागत भी बहुत बड़ी है। और अगर इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाती जाती है तो उससे भारतीय जो माल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो और ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि जो करी है उससे एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा। हमने अभी मार्बल से जुड़े हुए सभी संगठनों से ये आह्वान किया है कि जो उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने एक छोटी सी पहल करी है उसको पूरे भारतवर्ष के अंदर फैलाया जाए। और मार्बल ही क्यों, मेरा मानना है कि जो भी उत्पाद मार्बल के अलावा भी जो टर्की से इंपोर्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे उन पे प्रतिबंध और रोक लगानी चाहिए, जिससे राष्ट्र के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज जाए कि भारत किसी भी तरीके के कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। उदयपुर के अंदर हमारे यहाँ पे लगभग 120 यूनिट जो है वो कार्यरत है, जिसके अंदर लगभग 30 से 40 यूनिट इंपोर्ट का काम करती है। तो ये भी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है जिस पे अगर रोक लगाती जाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा। उदयपुर से जो माल है वो उदयपुर, बॉम्बे, दिल्ली और बहुत जगह उदयपुर से मार्बल जाता है। तो उदयपुर के अंदर लोकल डिमांड के होते हुए भी जो यहाँ के जो नज़दीक जो बड़े शहर है उसके अंदर जाता है, तो डिमांड तो काफ़ी थी और इस पे रोक लगाने से कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। बिल्कुल, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसके अंदर उन्होंने जो ये ऐतिहासिक जो निर्णय अभी पिछले कुछ दिनों में लिए हैं उनकी पूर्ण तरह से समर्थन करते हुए हमने उनको ये विश्वास दिलाया है कि उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ही नहीं, कोई भी औद्योगिक संगठन, आप अगर किसी भी तरह के सैंक्शंस भी अगर किसी भी देश पर लगाते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि व्यापार और उद्योग
राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्रहित सबसे बड़ा है। जब तक कि पाकिस्तान ये नहीं करता है जो प्रधानमंत्री जी की जो भी और भारत देश की जो भी डिमांड्स है उन्हें पूरी नहीं करता है, और ये जो माहौल जो युद्ध का बना हुआ है, जब तक ये पूरी तरीके से शांत नहीं होता है तब तक ये हमारी जो ये निर्णय है ये कायम रहेगा। सऊदी अरब में ट्रंप ने फिर से लिया भारत पाक सीज़फायर का क्रेडिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर से दावा किया है कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम कराकर एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम करवाया। हालांकि भारत ने उनके उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। रियाद में सऊदी अमेरिका निवेश फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को सफलतापूर्वक रोका। मैंने इसके लिए काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया है और कहा चलो सौदा करते हैं, चलो व्यापार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आइए परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें, आइए उन चीजों का व्यापार करें जिन्हें आप खूबसूरती से बनाते हैं। दोनों देशों के पास शक्तिशाली, मजबूत और समझदार नेता हैं और यह सब रुक गया। ट्रंप के इस बयान पर वहां मौजूद श्रोताओं ने तालियों से स्वागत किया। इस अवसर पर अरबपति, उद्योगपति एलन मस्क और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। ट्रंप ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सराहना करते हुए कहा है कि वह और उनकी टीम इस प्रयास में काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान वास्तव में साथ आ रहे हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि भारत ने ट्रंप के उस दावे को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा है कि सीज़फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ था, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर से दावा किया है कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम कराकर एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम करवाया। हालांकि भारत ने उनके उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। रियाद में सऊदी अमेरिका निवेश फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को सफलतापूर्वक रोका। मैंने इसके लिए काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया है और कहा चलो सौदा करते हैं, चलो व्यापार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आइए परमाणु मिसाइलों का व्यापार ना करें, आइए उन चीजों का व्यापार करें जिन्हें आप खूबसूरती से बनाते हैं। दोनों देशों के पास शक्तिशाली, मजबूत और समझदार नेता हैं और यह सब रुक गया। ट्रंप के इस बयान पर वहां मौजूद श्रोताओं ने तालियों से स्वागत किया। इस अवसर पर अरबपति, उद्योगपति एलन मस्क और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। ट्रंप ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सराहना करते हुए कहा है कि वह और उनकी टीम इस प्रयास में काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान वास्तव में साथ आ रहे हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि भारत ने ट्रंप के उस दावे को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा है कि सीज़फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ था, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका ने शांति का रास्ता चुनने के लिए भारत और पाकिस्तान की सराहना की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया और शांति का रास्ता अपनाने के लिए दोनों देशों की प्रशंसा की। उन्होंने युद्ध विराम का स्वागत किया और दोनों नेताओं से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद खुला रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीधे संवाद के महत्व पर जोर दिया है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान से उसके आतंकी ढांचे को खत्म करने या आतंकी समूहों को समर्थन बंद करने के बारे में कोई आश्वासन या प्रतिबद्धता मिली है, तो पिगॉट ने कहा है, मैं केवल इतना ही दोहरा सकता हूं कि हम इस सप्ताहांत भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत करते। हम दोनों प्रधानमंत्रियों की शांति का रास्ता चुनने के लिए सराहना करते। हम दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते। पिगॉट ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का भी स्वागत करते और शांति का रास्ता चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की सराहना करते। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, उनका निर्णय ताकत, बुद्धिमत्ता और धैर्य को दर्शाता है। हम दोनों पक्षों से क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सीधा संवाद बनाए रखने का आग्रह करते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शनिवार को सऊदी अरब में एक संबोधन के दौरान खुद को शांति निर्माता बताया था, ने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने में मदद के लिए एक साथ अच्छा डिनर करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया और शांति का रास्ता अपनाने के लिए दोनों देशों की प्रशंसा की।
उन्होंने युद्ध विराम का स्वागत किया और दोनों नेताओं से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद खुला रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीधे संवाद के महत्व पर जोर दिया है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान से उसके आतंकी ढांचे को खत्म करने या आतंकी समूहों को समर्थन बंद करने के बारे में कोई आश्वासन या प्रतिबद्धता मिली है, तो पिगॉट ने कहा है, मैं केवल इतना ही दोहरा सकता हूं कि हम इस सप्ताहांत भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत करते। हम दोनों प्रधानमंत्रियों की शांति का रास्ता चुनने के लिए सराहना करते। हम दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते। पिगॉट ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का भी स्वागत करते और शांति का रास्ता चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की सराहना करते। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, उनका निर्णय ताकत, बुद्धिमत्ता और धैर्य को दर्शाता है। हम दोनों पक्षों से क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सीधा संवाद बनाए रखने का आग्रह करते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शनिवार को सऊदी अरब में एक संबोधन के दौरान खुद को शांति निर्माता बताया था, ने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने में मदद के लिए एक साथ अच्छा डिनर करना चाहिए। पाकिस्तान से वापस लौटे बीएसएफ जवान पीके साहू। पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार साहू वापस लौट आए। भारत ने भी जवान के बदले रेंजर्स को लौटाया। जवान पीके साहू को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। वो अटारी बॉर्डर से लौटे। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। इसी के बाद भारत ने भी एक रेंजर जवान को पकड़ लिया था। हालांकि अब दोनों देशों ने जवान और रेंजर को एक्सचेंज किया। जवान और रेंजर को एक्सचेंज करने की बातचीत सुबह 10:30 बजे अटारी में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर हमले भी किए गए। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि सीज फायर के बाद अब 14 मई को बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने अपने इलाकों से पकड़े गए जवानों को शांतिपूर्वक तरीके से वापस कर दिया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा से पाक रेंजर्स ने भारतीय जवान को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने राजस्थान में भारतीय सीमा के नजदीक पाक रेंजर को पकड़ा था। जवान के बदले भारत ने भी पाक रेंजर को पाकिस्तान को सौंप दिया। पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार साहू वापस लौट आए। भारत ने भी जवान के बदले रेंजर्स को लौटाया। जवान पीके साहू को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। वो अटारी बॉर्डर से लौटे। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। इसी के बाद भारत ने भी एक रेंजर जवान को पकड़ लिया था। हालांकि अब दोनों देशों ने जवान और रेंजर को एक्सचेंज किया। जवान और रेंजर को एक्सचेंज करने की बातचीत सुबह 10:30 बजे अटारी में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर हमले भी किए गए। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि सीज फायर के बाद अब 14 मई को बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने अपने इलाकों से पकड़े गए जवानों को शांतिपूर्वक तरीके से वापस कर दिया है। फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा से पाक रेंजर्स ने भारतीय जवान को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने राजस्थान में भारतीय सीमा के नजदीक पाक रेंजर को पकड़ा था। जवान के बदले भारत ने भी पाक रेंजर को पाकिस्तान को सौंप दिया। देवेंद्र फडणवीस से मिले रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास लेकर अपने फैंस को निराश कर दिया। सभी को लग रहा था कि वह इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी करेगी, लेकिन उससे पहले उनके संन्यास के ऐलान ने सभी को चौंका दिया। इसी बीच अब रोहित के राजनीति में आने की खबरें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास वर्षा में मुलाकात की। ये अक्सर देखने को मिला है कि रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर्स राजनीति में आ जाते हैं। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर विनोद कांबली और नवजोत सिंह सिद्धू तक ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के बाद राजनीति में कदम रखा। ऐसे में रोहित भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का मेरे आधिकारिक आवास पर स्वागत है। उनसे मिलकर और बात करके बहुत खुशी हुई है। मैं उन्हें टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर शुभकामनाएं देता हूं और उनके कैरियर के अगले अध्याय के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। कांस 2025 का हुआ आगाज। दुनिया भर में प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज 13 मई 2025 को हुआ। यह फिल्म फेस्टिवल 24 मई तक चलेगा।
भारतीय सिनेमा के कलाकार भी फेस्टिवल में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंच गए हैं। ऐश्वर्या राय, उर्वशी रौतेला, नितांशी गोयल और अनुपम खेर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, जबकि आलिया भट्ट इस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली थी। लेकिन खबर यह आ रही है कि वह भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनेगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने सुपरस्टार रॉबर्ट डी नीरो भी पहुंच गए। वह फैंस के साथ मुलाकात करते हुए और उन्हें ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। भारतीय सिनेमा जगत से भी कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने कलाकार पहुंचे हैं। ऐश्वर्या राय, पायल कपाड़ी, नितांशी गोयल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर और उर्वशी रौतेला के भी शो में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से 5 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें होमबाउंड, अरनेर, दिन रात्रि, चरक, तन्वी द ग्रेट और ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले फिल्मों का नाम शामिल। माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया 6000 लोगों को नौकरी से निकालने का ऐलान। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा फैसला ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के 6000 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवाना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि टोटल स्टाफ के तकरीबन 3% की कंपनी छटनी कर सकती है। आपको बता दें कि इस छटनी में सभी स्तरों के कर्मचारियों का नाम शामिल होगा और इसका कंपनी के ऊपर बड़ा असर हो सकता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2023 में सबसे बड़ी छटनी 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता निकाला था, जिसके बाद एक कंपनी की ओर से दूसरी सबसे बड़ी छटनी है। इस छटनी से प्रभावित स्टाफ के पास कंपनी की ओर से 2 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें यह पहला ऑप्शन है कि कर्मचारियों को उनकी सर्विस खत्म होने के बाद 60 दिनों की सैलरी दी जाने वाली है। इसके साथ ही इसका असर झेलने वाले स्टाफ अवार्ड और बोनस के भी पात्र होंगे। एक स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने मीडिया में इंटरव्यू दिया है कि डायनामिक मार्केट में कंपनी की सफलता के लिए हम जरूरी संगठनात्मक बदलाव लगातार करते रहेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा फैसला ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी के 6000 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवाना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि टोटल स्टाफ के तकरीबन 3% की कंपनी छटनी कर सकती है। आपको बता दें कि इस छटनी में सभी स्तरों के कर्मचारियों का नाम शामिल होगा और इसका कंपनी के ऊपर बड़ा असर हो सकता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2023 में सबसे बड़ी छटनी 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता निकाला था, जिसके बाद एक कंपनी की ओर से दूसरी सबसे बड़ी छटनी है। इस छटनी से प्रभावित स्टाफ के पास कंपनी की ओर से 2 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें यह पहला ऑप्शन है कि कर्मचारियों को उनकी सर्विस खत्म होने के बाद 60 दिनों की सैलरी दी जाने वाली है। इसके साथ ही इसका असर झेलने वाले स्टाफ अवार्ड और बोनस के भी पात्र होंगे। एक स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने मीडिया में इंटरव्यू दिया है कि डायनामिक मार्केट में कंपनी की सफलता के लिए हम जरूरी संगठनात्मक बदलाव लगातार करते रहेंगे। हनुमान मंदिरों में गूंजी बजरंगबली की जय जयकार। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर श्रद्धालु हनुमान भक्ति में डूबे हुए नजर आए। चहुओर हे महावीर करो कल्याण जैसे भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही। जगह जगह लगे भंडारों की रौनक देखते ही बनी भंडारों में प्रसाद बांटने और पाने का जोश देखने लग रहा। धनोखर मंदिर में सुबह से बजरंगबली की झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। कुछ ऐसा ही हाल श्री राम लला दशहरा मंदिर, नागेश्वर नाथ कैलाश आश्रम, लखपेड़ा बाग स्थिति बालाजी मंदिर, कोतवाली मोड़ बड़ेल के हनुमान मंदिर, हड़ियाकोल के रुगहरण हनुमान मंदिर, जरौली हनुमान मंदिर व हैदरगढ़ की विजयी हनुमान मंदिर का रहा है। भक्त मंदिरों में बैठकर हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करने में तल्लीन रहे। ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में भी प्रसाद चढ़ाने के लिए सुबह से भक्तों की कतार देखी गई। दिन भर बजरंगबली के जयकारों मंदिर गूंजते रहे। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में जगह जगह लगे भंडारों में अलग अलग रंग दिखे। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर भंडारे का प्रसाद भक्तजनों में वितरित भी किया गया। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पीतमपुरा में हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुई। बड़ा मंगलवार के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में पवनसुत हनुमान की पूजा अर्चना की गई। तिरंगा यात्रा में दहाड़े सीएम योगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा है कि यह तय है कि भारत की तरफ से जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने और सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हाथ में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री ने यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रदेश वासियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों, पूर्व सैनिकों, नौजवानों का अभिनंदन किया। सीएम ने कहा है कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70-75 वर्षों में उसने केवल आतंकवाद के बीज बोए। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की कहानी ही दुनिया को बताई। आतंकवाद को दिया जा रहा संरक्षण यह साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल लेगा। खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा है कि यह तय है कि भारत की तरफ से जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने और सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हाथ में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री ने यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रदेश वासियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों, पूर्व सैनिकों, नौजवानों का अभिनंदन किया। सीएम ने कहा है कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70-75 वर्षों में उसने केवल आतंकवाद के बीज बोए। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की कहानी ही दुनिया को बताई। आतंकवाद को दिया जा रहा संरक्षण यह साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल लेगा। खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गृह क्षेत्र झुंझुनू समेत सीकर और चुरू को जल्द मिलेगा यमुना का पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राजस्थान के झुंझुनू सहित सीकर और चुरू जैसे क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर चर्चा की। यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार की तरफ से गठित टास्क फोर्स की पहली संयुक्त बैठक 7 अप्रैल को हुई और दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल को हुई। इसी के साथ DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति जल्द की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनू गृह क्षेत्र है और इस एरिया की सभी समस्याओं के निवारण और खासकर किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सदैव प्रयासरत रहे। हाल ही में किसानों की तरफ से यमुना का पानी लाने के लिए चिड़ावा के लाल चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट खासकर झुंझुनू सहित सीकर और चुरू जिलों के पानी की परेशानी से जूझ रहे क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हाल की गतिविधियों को देखते हुए यमुना जल समझौते के जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होने के आसार तेज हो गए हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ लंबे समय से क्षेत्र के जल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत रहे और उनकी कोशिशों से इस प्रोजेक्ट को जमीनी आकार देने में काफी बल मिला है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।